हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा और आप अभ्यास ऐप के जो भी डाउट्स हैं इस लेक्चर के सीरीज के थ्रू दूर कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पे जो स्ट्रेटजी आई होप आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी कि उस क्वेश्चन से इन्वॉल्व जो कॉन्सेप्ट है उसका डिस्कशन करते हैं हम और फिर सीधे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस इसलिए भी अच्छे हैं स्पेशली फॉर मेंस, अगर जो बच्चे जेई मेंस का प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफी सही है। हाँ, नीट का बच्चा तब इसे कर सकता है अगर उसने एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्री वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखे हैं, देन ही कैन गो थ्रू इट। So let's start with the question. First, find correct order of acidic strength in the following. इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ का। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दिखते ही एवरी टाइम जो आपके माइंड में चलना चाहिए थॉट प्रोसेस, वो लिख देता हूं मैं आपका कि अब आपको सोचना क्या है। ठीक है, व्हाट यू हैव टू थिंक इन दिस क्वेश्चन। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में क्या आया, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा माइनस आई एंड माइनस आर इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, ये दिमाग में आना चाहिए आपके। देन फिर आपके माइंड में आना चाहिए प्लस आई एंड प्लस आर डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब दिमाग में चलना चाहिए आपके। फिर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट मेटा पोजीशन पे ऑपरेट होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे रेजोनेंस ऑपरेट होगा। तो नेक्स्ट थॉट प्रोसेस क्या होगा, ऑर्थो पैरा पे अगर ग्रुप लगा है तो वी विल थिंक अबाउट रेजोनेंस, और अगर मेटा पे ग्रुप लगा है तो वी विल थिंक अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। किसके बारे में सोचेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ये तीन थॉट प्रोसेस हमारे होने चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन पी। ऑप्शन पी में NO2 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगा है, तो आपको क्लियर है कि यहाँ पे 2 बार माइनस आर इफेक्ट लग रहा है। नाउ ऑप्शन क्यू। ऑप्शन क्यू में NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे लगा है एंड NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी एक थॉट प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपके पास 2 माइनस आई इफेक्ट है। आर आर ऑप्शन में आपके पास सिर्फ माइनस आर इफेक्ट है। अब यहाँ पे एक और थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस का असर इंडक्टिव इफेक्ट से हमेशा ज्यादा होगा, मतलब आउट ऑफ क्यू एंड आर कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो यू कैन से आर इज मोर एसिडिक देन। तो अगर आपको ये चारों पॉइंट्स बताएं तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन एस हमारा लीस्ट एसिडिक होगा बिकॉज इट हैज प्लस आर इफेक्ट। तो हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में लीस्ट लास्ट में एस है। तो 1 2 3 4 बहुत ही खराब किस्मत है, चारों ऑप्शन में लास्ट में एस है। तो ठीक है, फिर हम देखेंगे मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। मोस्ट एसिडिक होगा पी, क्योंकि 2 माइनस आर इफेक्ट आ रहे हैं। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में पी है, तो यू कैन से 1 एंड 2। चलो 4 में से 50% तो हुआ, तो हमारा आंसर 1 और 2 में से आएगा। आउट ऑफ क्यू एंड आर हमें पता है आर इज मोर एसिडिक, वो फेवर कर रहा है सेकेंड ऑप्शन को। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हो गया 2। तो थ्रू दिस क्वेश्चन हमने क्या क्या सीखा, ये आपके ब्रेन में पैरेलली चलना चाहिए। ओके, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और अब मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन का एक अच्छा टेक अवे पॉइंट ये है। ये अच्छा टेक अवे पॉइंट इसलिए है बच्चों क्योंकि क्या होता है हमारे दिमाग में एक चल रहा होता है जो हम थ्रू आउट क्लास में पढ़ते हैं कि वीक के 2 इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग को डोमिनेट करते हैं। एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में ये एग्जांपल भी है, अगर आप देखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसको लेके हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो वहां पे हम कंपेयर इंडक्टिव को इंडक्टिव से कर रहे हैं, मतलब एन एप्पल कैन कंपेयर विद एप्पल, बट अगर एप्पल ऑरेंज को कंपेयर करना अलग बात है। तो रेजोनेंस हमेशा इंडक्टिव से डोमिनेंट है, चाहे 2 इंडक्टिव इफेक्ट हो। ओके, अब यहाँ एक और डाउट आएगा, सर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोई फर्क पड़ेगा। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फर्क तब पड़ता अगर हम किसी पैरा वाले से कंपेयर करते, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। ठीक है, तो आई गेस यही 2 डाउट आते हैं आपके दिमाग में कि इंट्रामोलिक्यूलर की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी बट स्टिल रेजोनेंस माइनस आर माइनस आई से ज्यादा डोमिनेंट है, तो वो इंट्रामोलिक्यूलर उतना डिक्रीज नहीं करेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर मोर स्टेबल इन इट्स आयनिक फॉर्म। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तो मैं तो बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का थॉट प्रोसेस देखते हैं पहले।
कि आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए। जैसे ही आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ठीक है। आई होप सभी ने ये क्वेश्चन देख लिया है। अगर नहीं देखा तो एक बार दोबारा से देख लो ध्यान से। अगर आप देखो तो हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, सारे साइक्लिक हैं और क्या है, पाई बॉन्डेड है। जिसमें से 4th 5th ऑप्शन में तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है और 1st 2nd 3rd में डबल बॉन्डेड है, ठीक है। अब ये आयनिक होंगे तो ये तो क्लियर है, या तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या रिंग पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब आप सोचोगे कि कोई रिंग चार्ज के साथ कब स्टेबल होती है, तो फर्स्ट थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए कि यू कैन से चार्ज्ड रिंग आर स्टेबल। चार्ज्ड रिंग का मतलब क्या हो गया कि रिंग पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव। चार्ज्ड रिंग स्टेबल कब होगी, व्हेन इट इज एरोमेटिक। सिर्फ एक ही केस है कि चार्ज रिंग स्टेबल हो, जब वो एरोमेटिक होगी। एंड रिंग कैन नेवर बी चार्ज, रिंग पे कभी भी चार्ज नहीं आएगा इन केस ऑफ एंटी एरोमेटिक। मतलब आपके दिमाग में एक स्टेबिलिटी ऑर्डर भी एकदम सेट होना चाहिए कि मोस्ट स्टेबल है हमारे पास, मोस्ट स्टेबल क्या होता है, एरोमेटिक, एंड लीस्ट स्टेबल क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। तो बीच में क्या आ गया, नॉन एरोमेटिक। अगेन ये चीज तो कॉमन है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए कि दोनों ही क्या होते हैं, रिंग होते हैं। रिंग मतलब दोनों ही साइक्लिक होते हैं और दोनों ही प्लेनर होते हैं। प्लेनर मतलब दोनों ही क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब डिफरेंस किस बात का है, डिफरेंस है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एरोमेटिक और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एंटी एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये दो बातें आपके दिमाग में हैं, तो जैसे ये दो बातें आपके दिमाग में हैं आपके लिए क्वेश्चंस बहुत आसान हो गए। आओ फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन को हमने तुरंत ब्रेक किया लाइक दिस। यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो व्हाट डज इट शो, ये क्लियरली शो कर रहा है दिस रिंग हैज, ये क्लियरली शो कर रहा है दिस रिंग हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मींस दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो बस ये तो कभी भी आयनिक फॉर्म में नहीं होगा। तो फर्स्ट तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, नो। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड को अगर हम देखें तो सेकंड स्ट्रक्चर अगर ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव और बीच में है डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूम रहा है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। डेफिनेटली ये हक्कल रूल फॉलो कर रहे हैं। हक्कल रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पे n की वैल्यू अगर 0 रख दे तो 2 आ जाएगा। ये एक एपी सीरीज है मैथमेटिकली, n की वैल्यू 0 रखने पे 2 आ रहा है, मतलब अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। n की वैल्यू 1 रख दे तो 6 आ रहा है, मतलब अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए तो हक्कल रूल फॉलो हो रहा है। तो मींस ये स्टेबल है। Why it is stable? Because this ring is aromatic. तो हमें पता है कि अगर रिंग एरोमेटिक है तो चार्ज्ड रिंग वो रह सकती है। तो यस, सेकंड इज पॉसिबल, इट कैन एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। मैं बोलूंगा सेकंड एग्जांपल ध्यान रखना, ये अगर किसी बच्चे ने जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और अभी आगे भी हमें और भी मिलेगा ऐसा। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज अ वेरी पॉपुलर एग्जांपल गिवन इन एनसीईआरटी। तो वहां पे हम क्या बोलते हैं कि दिस कंपाउंड इज एग्जिस्ट इन आयनिक स्टेट। ये कंपाउंड आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज, क्योंकि इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, एक बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन ये रिंग क्या है, एरोमेटिक। तो यस, इट कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, ये भी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट को अगर हम ब्रेक करें, फोर्थ ऑप्शन को, तो हमें क्लियर है कि किसी एक ट्रायंगल पे पॉजिटिव आएगा और किसी एक ट्रायंगल पे नेगेटिव। प्लस स्ट्रक्चर को देखें तो दोनों में पाई बॉन्ड है।
अब अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन और ये क्या आएगा, इज एंटी एरोमेटिक रिंग, हाईली अनस्टेबल। ये एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल, लेकिन एक स्टेबल और एक एंटी स्टेबल, तो ये कंपेयर नहीं हो पाएगा। मतलब ओवरऑल रिंग क्या होगी, अनस्टेबल ही हो रही है और पहले बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, तो कंपैरेटिवली फोर्थ स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। दैट्स व्हाई ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यू कैन से ये रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिफ्थ पार्ट, अब फिफ्थ पार्ट को ब्रेक करते हैं। अब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि फिफ्थ पार्ट को हम ब्रेक करेंगे लाइक इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि हम समझ जाएंगे कि एक पार्ट, दोनों पार्ट या तो एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक। मतलब अगर मैं नीचे माइनस लगा दूं तो डेफिनेटली ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और अगर मैं ऊपर प्लस लगा दूं तो डेफिनेटली ये क्या हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। दोबारा देखो, इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चे पूछ सकते हैं सर पाई बॉन्ड तो 4 बना रहे हैं, आप 6 क्यों काउंट कर रहे हो? क्योंकि जब रेजोनेंस होगा तो ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो अगर रेजोनेंस में बॉन्ड बना रहे हैं तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लोन पेयर मानते ही नहीं, आप सबको पता भी है क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर क्यों नहीं है, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोन पेयर उसे बोलते हैं जो बॉन्ड कभी भी ना बनाए। तो इट हैज 6, इट हैज, ऊपर वाली रिंग के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नीचे 6, तो बोथ रिंग आर एरोमेटिक, तो यस इट कैन एग्जिस्ट। तो ये भी क्या एग्जिस्ट कर सकता है, आयनिक फॉर्म। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो अभी तक हम कितने काउंट कर चुके हैं, 1 2 3। अब आता है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ स्ट्रक्चर को देखते हैं, के लिए अलग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो वी हैव अ 7 मेंबर्ड रिंग। एक हमारे पास 7 मेंबर्ड रिंग है। फिर उसके बाद एक हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग है। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, यू कैन से लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। मैं दोबारा एक ही रिंग बना देता हूं, 7 मेंबर्ड। हमने क्या किया, दोबारा से 7 मेंबर्ड रिंग बनाई। फिर इसके साथ ये 5 मेंबर्ड रिंग बना दी हमने। 1 2 एक सेकेंड, 1 2, हाँ, दिस इज 5 मेंबर्ड रिंग। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसा करता हूं, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देता हूं इस तरीके से कि यहां पे आ जाता है नेगेटिव। क्या चार्ज आ जाता है यहाँ पे, नेगेटिव आ जाता है। तो अब यहां पे नेगेटिव आया और आप इसको शिफ्ट करोगे इधर और इसको शिफ्ट करोगे इधर, तो यहां क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, इट टोटली अप टू यू, आप कैसे शिफ्ट करते हो, ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसका रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने। एक और तरीका, लेट से आपने अब क्या किया, यहां पर इस बॉन्ड को, अब एक और पॉसिबिलिटी है, वैसे यही पॉसिबिलिटी बनेगी एवरी टाइम क्योंकि बॉन्ड तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो अब आपने दोबारा क्या किया, यू कैन से आपने इसको शिफ्ट किया इधर और इस वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया इधर, ठीक है। और आप बोल सकते हो कि अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो अब मैं दोबारा इस बात को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने क्लास में जितनी बार भी ये समझाया है तो बच्चों को इसमें काफी डाउट आया है कि सर ये स्ट्रक्चर कैसे बना। तो मैं बोलता हूँ आप ऐसा करो, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के देख लो। तो बच्चा कैसे बनाता है, देखो वो इसको करेगा यहाँ शिफ्ट, ठीक है। तो जो ऑलरेडी बॉन्ड्स हैं मैं उन्हें बना देता हूँ, ये इधर है और ये इधर। अब देखो, अब मैं ले रहा हूँ इसको व्हाइट से, ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ध्यान से देखना। तो ये आ गया बॉन्ड इधर। अब जब ये इधर शिफ्ट होगा तो डेफिनेटली ये इधर शिफ्ट होगा क्योंकि एक कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। तो जैसे ही इधर शिफ्ट हो गया तो ये आ गया इधर। अब तुरंत क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट होना है। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नो, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उसे देख के आपको फील नहीं आएगा ये क्वेश्चन बच्चा बाद में गलत करता है, नहीं सोच पाता है। आप इसको 4-5 टाइम्स ड्रॉ करके जरूर देखें, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया,
इसको इधर शिफ्ट किया, ये इधर शिफ्ट हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इधर एक बॉन्ड बन चुके। तो जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो इधर आया पॉजिटिव चार्ज, फिर जब ये इधर शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड। अब उसके बाद ये इधर शिफ्ट हो ही नहीं सकता है। ध्यान देना, जब ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि, ध्यान से देखो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, ये इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ आ गया नेगेटिव। नाउ अब ये एग्जिस्ट कर सकते हैं आयनिक फॉर्म। वाई? क्यों एग्जिस्ट कर सकते हैं आयनिक फॉर्म में? देखो, क्योंकि इसके पास भी इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट कैन मूव। ये पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है और ये भी पाई बॉन्ड बना सकता है जरूरत आने पे, तो ये भी 6। तो बोथ रिंग इज एरोमेटिक, so that's why it can exist in ionic form। very important question, और जो जेई मेंस में तो हम इसे एरोमेटिसिटी में डिस्कस भी करते हैं इस एग्जाम। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करो कि इस इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम क्या है, अगर आप यहां तक मेरा लेक्चर देख पाए हो तो, ठीक है, ताकि और बच्चों को भी इसका नाम याद हो जाए और आपकी भी रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पे हमें समझ आया कि यू हैव 2, 3, 5, 6 ये 4 कंपाउंड है जो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं कहूंगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा अभ्यास ऐप का। तो इंटीजर टाइप में आप बोलोगे टोटल 4 कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसने काफी सारे आपके बेसिक्स कवर किए। ओके, जैसे कि सेकंड वाला पार्ट होगी अभी देखना, आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो आपने क्या सीखा यहाँ से कि अगर रिंग एरोमेटिक है तो वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। द ऑर्डर ऑफ के वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। क्या ये हमें स्क्रीन पे दिख रहा है? सर स्क्रीन पे तो दिख रहा है बट हमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डर ऑफ के वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। फॉलोइंग एसिड का के वैल्यू का ऑर्डर बताइए। तो अब तुरंत सबसे पहले हम किस पे आते हैं? थॉट प्रोसेस। कि आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? ठीक है, तो थॉट प्रोसेस फर्स्ट, आपके दिमाग में जैसे ही आप बेंजोइक एसिड देखोगे तुरंत आपके दिमाग में ऑर्थो इफेक्ट चलना चाहिए सबसे पहले, कि ऑर्थो इफेक्ट वाला मोस्ट एसिड है, ये आपके दिमाग में सबसे पहले चल जाएगा। अब आप चारों ऑप्शन देखो जरा। फर्स्ट ऑप्शन ये COOH ही है। फर्स्ट में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, सेकंड में नहीं लग रहा, थर्ड में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है और फोर्थ में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। अब यहाँ तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ सब में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। जब सब में ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है तो हम देखेंगे अब ऑर्थो इफेक्ट जीतेगा किसके साथ। ठीक है, तो जहां ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट में एक बार OH है, थर्ड में एक बार है, फोर्थ में 2 बार OH है, तो ऑर्थो इफेक्ट 2 बार है। तो यू कैन से ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो फोर्थ इज मोस्ट एसिडिक। फोर्थ हमारा मोस्ट एसिडिक हुआ बिकॉज यहां पर दोनों ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप। ठीक है, अब तो मैं देखूंगा मेरे चारों ऑप्शन में कहां 4 सबसे आगे। यहां पे है नो, इस पे है यस, थर्ड ऑप्शन में है नो, फोर्थ ऑप्शन में है यस। तो मेरे पास चॉइस आ गई सेकंड एंड फोर्थ। अब मैं देखूंगा कि और क्या थॉट प्रोसेस है। दूसरा थॉट प्रोसेस वही जो चलता है, Ka is directly proportional to acidic strength। ठीक है, तीसरा थॉट प्रोसेस और चौथा जो हम पहले लिख चुके हैं, -I एंड -R इफेक्ट। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि -I -R इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड +I एंड +R डिक्रीजेस एसिडिक। यही थॉट प्रोसेस है। चलो, तो मैंने लिख दिया मोस्ट एसिडिक हुआ 4। अब यहां पर ऑर्थो इफेक्ट है, इधर भी ऑर्थो इफेक्ट है, इसे नलिफाई कर देते। थर्ड ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा इफेक्ट है +R एसिडिक स्ट्रेंथ घटाता है। तो यहां से हमें समझ आया आउट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में से फर्स्ट इज मोर एसिडिक। ध्यान से सुनो, मैंने फर्स्ट को ज्यादा एसिडिक क्यों बोला है थर्ड से? बिकॉज दोनों में ऑर्थो है, जो अनकॉमन है वो सोचना है, जो कॉमन है उसको छोड़ दो। तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखो तो ये तो कॉमन है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। जो कॉमन नहीं था वो क्या था? OH। ये क्या शो कर रहा है? +R। +R क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ घटा देता है।
तो फर्स्ट और थर्ड में थर्ड इज लेस एसिडिक एंड फर्स्ट इज मोर एसिडिक। तो मेरे को समझ आ गया 1 इज मोर एसिडिक देन 3। ठीक है, तो 4 1 3 एट लास्ट 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट है ही नहीं जो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या है, प्लस आर। तो ये तो पूरा कंसेप्ट सीख लिया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ही है कि कभी भी अरेंज करने का क्वेश्चन है, हाईएस्ट देखो लीस्ट देखो। हाईएस्ट मैंने फाइंड कर लिया, 2 ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है सर, क्या ये CH3 का कोई असर पड़ेगा? नो, ऑर्थो इफेक्ट इज विनिंग हियर। फिर इसके बाद लीस्ट किस में देखेंगे? सेकेंड ऑप्शन, प्लस आर है, कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर नहीं है, ये लीस्ट है। तो मैं देखूंगा फोर्थ हाईएस्ट टू लीस्ट, एक ही ऑप्शन है सेकंड। तो सेकंड हमारा ऑप्शन हो गया। तो एग्जाम में आप हाईएस्ट और लीस्ट से ही अरेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। अगला क्वेश्चन कुछ भी कह रहा हो सर, लेकिन हमें ना दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो चलो लेट्स मेक इट विजिबल फॉर यू। तो पहले तो इसको आपके लिए विजिबल किया जाए। तो आई गेस क्वेश्चन तो दिख गया। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, क्वेश्चन है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम्स जो हैं डिस्प्लेस्ड होंगे बाय ड्यूटेरियम। आपको बताना है बाय ड्यूटेरियम कितने हाइड्रोजन एटम्स डिस्प्लेस होंगे, दैट यू हैव टू टेल। ठीक है, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है और यू कैन से कि ये विजिबल भी हो गया होगा आई होप आपको। ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन है अगर इस पे OD माइनस हमने डाल दिया, OD माइनस DOD अगर हमने इस पे ऐड कर दिया है तो कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर गोइंग टू डिस्प्लेस। तो वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस है। अल्फा हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस, क्योंकि टॉटोमेरिज्म होगा तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में वही इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ही काउंट करना है। तो देखो जरा, ये हाइड्रोजन 1 और 2, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, यहां से डिस्प्लेस हो जाएंगे। उसके बाद कौन सा हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा? अब देखो, डबल सिंगल डबल, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, बट सर आपने तो बोला है कि अल्फा हाइड्रोजन, तो मैं इसे थोड़ा और करेक्ट कर देता हूं। वी विल से कि हाइड्रोजन जो इन्वॉल्व होगा किसमें, इनोलाइजेशन में। हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन इनोलाइजेशन या टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म में जनरली जो इन्वॉल्व होता है वो अल्फा हाइड्रोजन ही होता है, इसलिए मैंने पहले वो लिखा था। बट अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि ये जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा है, क्योंकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, उससे जुड़े हाइड्रोजन, बट ये टॉटोमेरिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन क्यों हो गया हमारा, मेरे को इसीलिए अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस पसंद आए, क्योंकि ये आपके ना वहीं पे हिट कर रहा है जहां कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, अगर आप इन दो हाइड्रोजन को देखो तो ये टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं होंगे। समझ, अगर आप और बेहतर समझना चाहते हो तो टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म लिख के देख लेना और क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। इस वजह से सिर्फ ये रेड कलर वाले हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होंगे, तो यही डिस्प्लेस होंगे। क्वेश्चन इंटीजर टाइप हुआ, व्हाट इज योर आंसर, यू कैन से 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। ठीक है, तो ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग के साथ साथ, मतलब यहाँ आप मिस्टेक क्या कर सकते हो, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो यू विल गेट 6 आंसर 6 आएगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या वो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन लूज, प्लस ये डिपेंड करता है कि क्या वो इनोलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। इन शॉर्ट, इस क्वेश्चन के लिए आपको टॉटोमेरिज्म की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अमंग द पेयर ऑफ आ गया स्क्रीन पे, यस, अमंग द पेयर ऑफ ions given below, for which pair first ion is more stable than the second.
आई होप सी ऑप्शन में भी नजर ना आ रहा हो तो उसको आपके लिए डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर ऑप्शन सी एंड यू कैन से दिस इज CH2 प्लस, और ये भी एक 6 मेंबर्ड रिंग है, और आप कह सकते हो ये भी क्या हो गया CH2 प्लस। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं और हमें बताना है कि किसमें पहला दूसरे से ज्यादा स्टेबल है। तो अगेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो जैसे मेरे से काफी स्टूडेंट बोलते हैं सर हम क्वेश्चंस रॉन्ग कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सही हो तो सबसे बड़ी बात है कि एक जगह सारी बात लिखी हो। एक जगह सारी बात, जैसे ये क्वेश्चन है चारों ऑप्शन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखने, चारों ऑप्शन में। ठीक है, तो अगर जैसे लास्ट ऑप्शन अगर ढंग से देखें तो ये है CH3N और ये कनेक्टेड है C और ये कार्बोकेटाइन, और ये CH3 एंड CH3। ठीक है, सेम वे यहां पे अगर हम ऑप्शन देखें तो ये है CH3C, ये कार्बोकेटाइन है CH3 एंड यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना है, तो लेट से ये टर्शियरी हो गया। तो आपको क्या करना है, इन दोनों कैटायन को कंपेयर करना है। तो अगर आप इसे कंपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको सारे फैक्टर्स पता होने। जैसे अभी तो जैसे ऑप्शन सामने है तो फटाफट याद आ जाएगा, जैसे दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। क्यों? बैक बॉन्डिंग, यानी रेजोनेंस सबसे, बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस सबसे ज्यादा कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं। तो ये जो टेक अवे पॉइंट्स है ना, ये आपके दिमाग में एकदम फिट होने चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन हमें पता है दिस इज मोर स्टेबल, रीजन बैक बॉन्डिंग। कार्बोकेटायन कभी भी बैक बॉन्डिंग शो करेगा वो ज्यादा स्टेबल हो। अब बी ऑप्शन देखते हैं। अगर हम बी ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन में हमारे पास एक है सेकेंडरी कार्बोकेटायन और दूसरा है हमारे पास CH2 प्लस एलाइल कार्बोकेटायन। तो यू कैन से दिस इज मोर स्टेबल। व्हाट इज द रीजन? रेजोनेंस। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो यहां पर यू कैन से ओनली अल्फा हाइड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल, बट इधर क्या है? रेजोनेंस। तो ऑब्वियसली यहां भी ज्यादा स्टेबल कौन हो गया बताओ? सेकेंड। अब फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में एक टर्शियरी कार्बोकेटायन है और एक वो कार्बोकेटायन है जो बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कोई भी नहीं गया, तो मे बी प्रिंटिंग एरर हो सकता है, बट हमें तो कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, तो ये सारी बात के बाद मैं बोलूंगा आप एबल हो, आप अगर दिमाग में फटाफट ये रिकॉल कर सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, बिकॉज ये जेई मेंस में आया है क्वेश्चन, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, 5 स्टार हो गया, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिपेंड्स ऑन बैक बॉन्डिंग। किस पे डिपेंड करती है? बैक बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिपेंड्स ऑन एरोमेटिसिटी। किस पे डिपेंड करेगी? एरोमेटिसिटी पे। अगर कोई कार्बोकेटायन एरोमेटिक है तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोला इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। it also depends on what? Number of hyperconjugation structures। अगर आप ये बातें फटाफट लिख सकते हैं तब मानिए आपकी प्रिपरेशन है। और अगर इन बातों के साथ आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे आप फटाफट एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि आउट ऑफ CH3CH प्लस OH दिस इज मोर स्टेबल देन टर्शियरी कार्बोकेटायन। अगर आप ये भी रिकॉल कर सकते हैं व्हाई दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, तब तो और अच्छी बात। सेम वे आप ये भी याद कर सकें कि दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, दिस कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री बिकॉज इट इज एरोमेटिक, तो और भी अच्छी बात है। तो एग्जाम्पल का याद होना बहुत जरूरी है। जैसे नेक्स्ट, एलाइल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल। एलाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है किसी 2 डिग्री से। तो अगेन
तो जस्ट रीजंस याद होना बहुत जरूरी है। हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल तो सबको याद रहता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो देखो जितनी देर में मैंने ये सब लिखा है इतनी तरीके से तुम्हें लर्न हो, ये फैक्टर्स समराइज कर सकते हो एक साथ। चाहे अब ये मत सोचो कि ये तो जीओसी का पार्ट है, ये हाइड्रोकार्बन का है, एल्केन का है, ऑर्गेनिक कनेक्टेड है आपस में। तो अगर ये सारा आप समराइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो आप रिलेट भी कर सकते हैं। अब एक और चीज, लेट से आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप कुछ गलत हो जाते, तो अब आप क्या करो, जो सिली एरर किया आपने पेपर में, ठीक है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, वो एरर अगर आपने ऐसे कोई नोट्स बना रखे हैं तो उस नोट्स में जाके लिखो कि मैं ये भूल गया था, ऐसे उस नोट्स में जाके लिखो। अलग से गलतियों के नोट्स मत बनाओ, उस नोट्स में जाके मार्क करो कि मैंने इस कंसेप्ट क्वेश्चन गलत किया और मैं ये नहीं सोच पाया था। इससे क्या होगा, रिवीजन ड्यूरेशन में वो एकदम हिट करेगा, अच्छा ये भी पेपर में सोचना है, और ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप वैसा जरूर सोचोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग फॉलोइंग इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगा कि मिथाइल अमीन वाले केस में आप याद रख लो नंबर 213, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। और इथाइल अमीन वाले केस में आप याद रख लो नंबर 231। कंफ्यूजन आता है कि क्या सही है, तो याद रखो इथाइल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, मिथाइल छोटा है, इथाइल बड़ा है। बड़े के लिए बड़ा नंबर 213 और 231 में 231 बड़ा नंबर, सिंपल। ओवरऑल सेकेंडरी अमीन इज मोस्ट बेस। अब इन चारों ऑप्शन में देखते हैं सेकेंडरी अमीन कौन है, तो दिस इज योर थर्ड। आई गेस वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो पहले इसे स्क्रीन पे ले आया जाए, आगे सारे ऑप्शन स्क्रीन पे, यस। अब पढ़ लिया जाए इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव लॉन्गेस्ट सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, किसमें सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होगा, मतलब डबल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सबसे पहले थॉट प्रोसेस कि आपको सोचना क्या है। आपको ये सोचना है, मतलब मैं बताता हूं हाउ टू थिंक। आपको ऐसे सोचना है कि भाई ये हाइपर कॉन्जुगेशन का जन्म क्यों हुआ था। हाइपर कॉन्जुगेशन का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि डबल बॉन्ड जो था बड़ा आ रहा था कंपैरिजन से। जो हमारा एक्सपेक्टेशन था डबल बॉन्ड कार्बन की लेंथ, उससे आपका जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो बड़ा आ रहा था। तो क्यों ऐसा आ रहा था, इसका मतलब वो बीच में डबल बॉन्ड कहीं घूमने चला गया, कभी पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था जहां उसने बॉन्ड बना रखा था। तो ये जो घूमने चला गया, इसे केमिस्ट्री में मुश्किल भाषा में क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। तो हाइप थॉट प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से सी डबल बॉन्ड सी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज योर थॉट प्रोसेस, ये आपका थॉट प्रोसेस, ठीक है। फिर उसके बाद अब मान लो मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूं आपको, और अब मैं बाहर घूमने चला जाता हूं। अब मैं बाहर एक बार घूमने गया तब ज्यादा ध्यान दूंगा, या 10 बार घूमने गया तब, जितना ज्यादा बाहर घूमने जाऊंगा आप पे ध्यान उतना कम होता जाएगा। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा होगा वो डबल बॉन्ड बनाने पे ध्यान कम होगा, तो उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें ये समझ आया जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, और हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन सबको पता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। सर ये तो हमें भी पता है, कुछ और अल्फा कार्बन बताओ क्या होता है। अल्फा कार्बन होता है कार्बन एटम अटैच्ड विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जैसे ऑप्शन 1 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इससे नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा अगला कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन 0, तो भैया यहाँ तो डबल बॉन्ड सबसे छोटा होगा। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन एलीन, यहाँ पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, ठीक है। फोर्थ पार्ट,
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन अल्फा और उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बड़ा होगा। तो यू कैन से योर आंसर इज 4th। लेकिन ध्यान दो, अगर यही क्वेश्चन रिवर्स हो जाता कि एडजेसेंट सीसी बताओ, तो रिवर्स हो जाती वैल्यू। क्यों? क्योंकि अब जितना ज्यादा घूमने जाएगा साइड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम होगा। अब ये आपको अभी सोचना है, ये मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है कि थिंक ओवर इट, कि अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा तो जो एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, एंड ट्राई टू राइट इट्स रीजन। और वैसे मैंने रीजन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, उसी तरीके से सोचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले तो देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। अगली बार लाइट इफेक्ट तुम्हारे लिए थोड़ा कम कर देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा लाइटनिंग इफेक्ट हो गया है कि स्ट्रक्चर ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स। ये आई गेस अब दिख गया होगा सभी को। ठीक है सर, स्क्वायर बॉक्स तो दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा उससे जुड़ा गया है। ठीक है, वो भी बता देते हैं। दिस इज COOH और ये है फिनाइल CH और ये है COOH एंड अगेन दिस इज फिनाइल। ऑप्शंस हैं 3, 2, 6, 0। चलो ऑप्शन तो दिख रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फॉर दिस साइज कंपाउंड। इतने बड़े कंपाउंड के लिए बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले एक बात पर डिस्कशन करते हैं, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू शो ऑप्टिकल आइसोमर। अगर आपके दिमाग में जवाब आ रहा है कि ये इसका आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, तो अपने समझ लेना कि मेरा एक ऑनलाइन डाटा आपके पास आया और हल्का सा लगा अटैक। क्यों? कारण क्योंकि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे को जैसे नाम लो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसका दिमाग वहां जाएगा जो उसे नहीं आता होगा। सर मुझे ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आता, तो मैं बोलूंगा बच्चों 99% क्वेश्चन प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से हो जाने। तो अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका है, अगर कोई स्ट्रक्चर प्लेनर है तो 100% प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि आप उसे बिल्कुल प्लेन से काट दोगे। तो जब आप उसको बिल्कुल प्लेन से काट दोगे कट जाएगा अगर स्ट्रक्चर प्लेनर होगा। जैसे हाइड्रोजन एटम है, बीच में से काट दो तो हेमिस्फीयर एक दूसरे की मिरर इमेज हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एक इमेजिनरी लाइन जो पास करें तो कंपाउंड एकदम क्या हो गया, कट जाए। अब आप देखो ये जो स्ट्रक्चर है इट इज अ स्क्वायर। क्या है ये? स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये कनेक्टेड है बेंजीन से जिसके सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यू कैन से इट इज अ प्लेनर। ये प्लेनर है। फिर आप बोल सकते हो कि ये कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड O OH से विच इज अगेन sp2। यहां पे भी सब sp2 है, ये भी प्लेनर है। सेम में यहां पे भी C डबल बॉन्ड O OH, ये भी क्या हो गया, प्लेनर। फिर ये जुड़ा हुआ है किससे, बेंजीन से, ये भी क्या है, प्लेनर। तो ऑल आर प्लेनर, 4 मेंबर रिंग आर प्लेनर, तो इट हैज अ, यू कैन से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं जो इसको एकदम बीच से काटेगी और एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। अब बस आपको क्या करना है, COH को एक स्फेयर कंसीडर करना है। यू हैव टू कंसीडर COH एज अ स्फेयर। आप इसको एज अ स्फेयर कंसीडर करो इस मॉलिक्यूल को, और उसके बाद सोचो कि आपने अगर एक कार्ड दिया तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, या फिर अगर आपने इसको ऐसे काट दिया तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज हो गए। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्कस करते हैं कि अगर हम दो लाइन अपोजिट साइड पे ले जाएं और अपोजिट साइड पे जब वो लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो दोनों कंपाउंड सेम मिलने चाहिए। ओहो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। हाँ, तो दोनों कंपाउंड क्या मिलना चाहिए, सेम। ये बात यहां पे नहीं बोल सकते। वाई? यहां पे बात क्यों नहीं बोल सकते हैं?
क्यों? क्योंकि इधर वेज और डैश की फॉर्म में दिया ही नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ आ गया कि एक इमेजिनरी लाइन जिससे वो कंपाउंड दो इक्वल हाफ में कट जाए। तो यस, इट हैज दैट इमेजिनरी लाइन। अगर आप इन सबको एक स्फीयर में कंसीडर करो, अब देखो ऑब्वियसली COOH मानोगे तो गलती कर लोगे। तो बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इट विल शो नो, ये कुछ भी स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करेगा। व्हाट इज योर आंसर? यू कैन से नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर फॉर दिस कंपाउंड इज 0। क्या होगा इसका ऑप्टिकल आइसोमर? 0। व्हाट इज योर आंसर? 4। रीजन? प्रेजेंस ऑफ थॉट प्रोसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। गिव द स्क्रीन पे आ गए? यस। गिव द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट विद अल्कोहलिक क्यूएच, जिसमें ये मेंशन है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, फिर ये मेंशन है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये मेंशन है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी गिवन है और पूछा है कि अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रेट बता दो। तो अब अल्कोहलिक क्यूएच के साथ जब रेट होगा तो सबसे पहले आपको सोचना है, थॉट प्रोसेस पे आते हैं। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? कि आपको सोचना क्या है? तो थॉट प्रोसेस, ठीक है, आपने सोचना है कि अल्कोहलिक क्यूएच में होता क्या है? एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन जैसे ही सोचोगे आपका दिमाग फिर आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा जहां से आप घबराओगे और सोचोगे, कंफ्यूज होगे कि ये E1 है या E2। मैं बोलूंगा कि लेट सिंप्लीफाई अवर थॉट प्रोसेस। अपनी इस सोच को सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई चाहे E1 हो या E2, ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन तो ऑलवेज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। तो क्यों टेंशन में आए इस बात के कि E1 है E2 फिर कभी देख लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ? दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड इट इज 1 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया 1 2 3। तो 1 2 3 मींस आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो अल्कोहलिक क्यूएच मींस एलिमिनेशन। E1 E2 सोच के कंफ्यूज ना हो, अनलेस और अनटिल ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले ना हो। नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर लो। डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है इनका ऑर्डर बताइए बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो गिवन मॉलिक्यूल क्या है? सारे एल्कोक्साइड आयन है। फर्क क्या है? एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी एंड एक टर्शरी। तो अगेन फिर आते हैं फटाफट। अब तो आपको याद हो गया कि थॉट प्रोसेस क्या है इसका, व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ। तो बस सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? टर्शरी, बिकॉज इट हैज 3 प्लस आई इफेक्ट। उससे कम सेकेंडरी, सबसे कम प्राइमरी। तो योर आंसर इज 3 2 1। क्या आंसर हुआ आपका? लेट्स से ये ऑप्शन है 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। तो सबसे ज्यादा बेसिक है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, 3 2 1 इज अवर आंसर। तो योर आंसर इज थर्ड। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं वो क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द, थोड़ा सा उधर किया जाए इसको, इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 या SN2, मतलब कुछ भी ले लो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड फॉलोज द सीक्वेंस। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कहूंगा मैं। सबसे पहले थॉट प्रोसेस, ठीक है, तो थॉट प्रोसेस क्या है इसका? इसका थॉट प्रोसेस आपको टेक अवे पॉइंट भी है आपके लिए, आपको ये समझना भी है कि ये पर्टिकुलर वो पार्ट है कि यहाँ पे SN1 और SN2 का रेट सेम है। कब सेम होगा? व्हेन एल्काइल पार्ट इज सेम। देखो चारों ऑप्शन ध्यान से देख लो, चारों ऑप्शन में R गिवन है, मतलब सब में नंबर ऑफ कार्बन या एल्काइल ग्रुप सब में क्या है? सेम। तो यू कैन से इफ R इज सेम, थॉट प्रोसेस क्या है कि अगर R सेम है
तो SN1 और SN2 दोनों का ऑर्डर भी क्या होगा, सेम। दोनों एक ही फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। किस पे डिपेंड करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर लिविंग ग्रुप एबिलिटी। फिर आपको पता है लड़ाई में कौन भागता है, स्ट्रॉन्ग आदमी भाग जाएगा लड़ाई छोड़ के या कमजोर, तो ऑब्वियसली कमजोर। तो वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, जो वीक बेस होते हैं वो क्या होते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। फिर दूसरा थॉट प्रोसेस, HF से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl होता है, HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HBr, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HI होता है। अगला थॉट प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, मतलब I नेगेटिव इज अ वीक बेस। तो आपको पता है वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो सबसे पहले कौन भागेगा, I। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, Ri, उसके बाद RBr, फिर RCl, फिर RF। योर आंसर इज ऑप्शन 1। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो बॉन्ड लेंथ की टर्म में, RI बॉन्ड सबसे बड़ा है, जल्दी टूट जाएगा, RF बॉन्ड सबसे, फ्लोरीन सबसे छोटा है, RF बॉन्ड सबसे छोटा है, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वो हमें क्या सिखाना चाहता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सीखते हैं फटाफट। तो अगले क्वेश्चन में हमें दो बेंजीन रिंग मेंशन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यू हैव 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये बेंजीन गिवन है आपको, ओके। और क्वेश्चन है हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाउ मैनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को इंक्लूड करके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने, यू हैव टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, मैं बोलूंगा कि चाहे 10 मिनट्स लगे, 15 या 20, आप इनके स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे ये स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हैं, तो मैं आपको बताता हूँ हाउ दे, हम कैसे पहुंचे हैं आंसर पे। देखिए जैसे पहला स्ट्रक्चर था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए और ये इधर शिफ्ट हुआ, तो हमारे पास आया सेकेंड स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर के बाद फिर हमने कंटिन्यू किया, जैसे बेंजीन का बनाते हैं, इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया और ये आ गया इधर थर्ड। अब देखो जब आप थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे आते हैं, यहां पे आपके पास चॉइस है, कैसे, या तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है, जस्ट टेक दिस, ये ले, या तो ये इलेक्ट्रॉन चला जाता इधर और इस साइड, और या फिर ये चला जाता, जैसे हमने कॉन्टिन्यूएशन में भेजा है, इस तरफ, ये चला गया इधर बॉन्ड बनाने और ये टूट के आ गया इधर नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए यहां से ये आ गया हमारा, तो हमने कौन सा रास्ता लिया है, हमने लिया है इधर वाला साइक्लिक वाला रास्ता, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अगर इससे अपोजिट जाना है तो फिर आपको ये वाला स्ट्रक्चर, तो मैं बोलूंगा साइमल्टेनियसली ये भी बना लेना, ये भी बना लेना, नहीं तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओगे। इवन मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा, कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आए, वैसे जेई मेंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि एडवांस में हर बार एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, तो आप ये ड्रॉ करके जरूर देखिए। प्लस कभी भी ऐसी कंडीशन आए, ऐसी कंडीशन मतलब जैसे ये थर्ड स्ट्रक्चर है, इसमें इधर भी जा सकता है, इधर भी, से बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस, तो उस टाइम पे क्या करो, ये साइड तो बनाते रहो, पैरेलली दूसरी साइड भी उसी वक्त एक स्ट्रक्चर बना के छोड़ दो, नहीं तो बाद में सही नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं निकाल पाओगे। जैसे मैंने ऑफलाइन क्लास में ऑब्जर्व किया है कि बच्चा जब ये स्ट्रक्चर बनाता है तो जनरली वो जाके स्टक हो जाता है 7th स्ट्रक्चर पे, 7 वो बना देता है पूरे, 8 9 पे वो कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो जैसे अब आपको ये समझ आया, इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर भी बना लोगे, ये भी, और इसके बाद वापस ये रिंग तो कंप्लीट हो गई, लेकिन फिर उसके बाद समझना है जब क्रॉस रेजोनेंस होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तब बनेगा ये वाला स्ट्रक्चर, ओके। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब उसके बाद ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्यों बन रहे हैं, जस्ट ये विद इन रिंग रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो विद इन रिंग रेजोनेंस की वजह से ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास आए हैं,
तो मैं आपको बोलूंगा कि ये दो स्ट्रक्चर्स अलग है बिकॉज ऑफ विद इन रिंग रेजोनेंस। तो आप ये 9 के 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखिए, प्रैक्टिस करिए क्या आप इसे बना पा रहे हैं, क्या कोई रिदम या कुछ फाइंड कर पा रहे हैं। तो देखिए मैं बता रहा हूं, ये 6 स्ट्रक्चर का तो पूरा साइक्लाइजेशन मिलेगा। 7th में आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर की डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तब आप जाके ये दूसरा बना पाओगे। और जब ये क्रॉस रेजोनेंस वाला पार्ट यहीं पे एक बनाओगे तब जाके ये। तो आपको यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या रखना है कि मेरे को क्रॉस रेजोनेंस का भी ध्यान देना है और मेरे को विद इन द रिंग वाली रेजोनेंस का भी ध्यान देना है। तो देखो जरा, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या समझा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताइए, जस्ट टेल अस which of the following compound do not undergo enolization। कौन सा कंपाउंड इनोलाइजेशन शो नहीं करेगा, और ये है आपके सामने कंपाउंड, ठीक है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने क्या है, अंदर 2 बॉन्ड बना दिए। अब इनोलाइजेशन मतलब वो बोल रहे हैं कौन टॉटोमर नहीं बनाएगा, भाई टॉटोमेरिज्म में ही तो इनोलाइजेशन होता है। देन थर्ड ऑप्शन में हमारे पास रिंग है, देन ये डबल बॉन्ड है, फिर इधर डबल बॉन्ड ओ है, तो यू कैन से दिस इज अवर थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए, ये वेरी कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन से गो थ्रू हो चुके होंगे, और ये बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ थॉट प्रोसेस क्या होगा कि इन चारों ऑप्शन में तो थॉट प्रोसेस होगा प्रेजेंस ऑफ टॉटोमेरिक या एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो, इट हैज प्रेजेंट अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो यस इट कैन शो इनोलाइजेशन। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो यस इट कैन ऑल्सो शो इनोलाइजेशन। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है पैरा पोजीशन से, इट इज एन एग्जांपल ऑफ पैरा टॉटोमेरिज्म आल्सो, तो यस इट कैन ऑल्सो शो इनोलाइजेशन। लेकिन इसमें किसी के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यू कैन से नो अल्फा हाइड्रोजन या नो एसिडिक हाइड्रोजन, देयरफॉर नो इनोलाइजेशन। सो हमारा आंसर क्या हुआ, फोर्थ। व्हाट इज अवर आंसर, फोर्थ। तो टॉटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और जनरली वो एसिडिक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पे। तो हमारे सामने ये स्ट्रक्चर्स मेंशन है कि CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आफ्टर द क्लास इसे कहीं लिख लो और 1 वीक के बाद खुद इसके रीजन सब्जेक्टिव वे में लिख के ट्राई करो कि क्या आप बता पाओगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है एंड वाई, ठीक है। तो वी हैव दीज ऑप्शंस CH2 प्लस N डबल बॉन्ड N माइनस, ओके। तो अब मैं आपसे बोलूंगा यहाँ पे कि अब आप क्या करिए, जस्ट रूल्स मतलब थॉट प्रोसेस। तो रेजोनेंस का पहला थॉट प्रोसेस है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। हमेशा जो न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये हमारा एक रूल होता है। तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, ये हमारा एक रूल है, लेकिन वो रूल तो यहाँ पे फॉलो ही नहीं हो पा रहा है। वाई, क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा है, बिकॉज ऑल आर चार्ज्ड, सारे के सारे यहाँ पे क्या है, चार्ज्ड है। कोई बात नहीं, अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, या आप पाई बॉन्ड बोल लेते हैं, ज्यादा सिलेक्टिव हो जाते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड, सेकंड में भी 2 पाई बॉन्ड, एंड थर्ड स्ट्रक्चर हैज ओनली 1 पाई बॉन्ड, फोर्थ स्ट्रक्चर हैज 1 पाई बॉन्ड। तो ये तो समझ आया कि 1 और 2 में से कोई ज्यादा स्टेबल होने वाला। चलो ये तो समझ आया कि मोस्ट स्टेबल 1 और 2 में से होगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के पास पाई बॉन्ड 2-2 है, ठीक है। जब पाई बॉन्ड्स देख लेते हैं तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पे नेगेटिव। तो इसका मतलब आउट ऑफ 1 and 2
2 इज मोस्ट स्टेबल। तो आप समझ रहे हो मैंने कैसे चारों में से मोस्ट स्टेबल ढूंढा मुझे, लेकिन ये सब कैसे पता चला, क्योंकि मैंने रूल्स याद किए हुए। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल्स भी पता होने चाहिए। सबसे ऊपर आएगा न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, बल्कि इससे भी ऊपर आप एरोमेटिक बोल सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, फिर उसके बाद नेगेटिव पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव। ये रूल याद रखो। आप ऑक्टेट रूल भूल जाओ तब भी आपका क्वेश्चन हमेशा सही होगा। ठीक है, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे ऊपर एरोमेटिक, फिर न्यूट्रल स्ट्रक्चर, देन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव। अब क्या हुआ, मोस्ट स्टेबल इज 2, तो मैं देखूंगा चारों ऑप्शन में 2 कहां है। ओह, इस बार तो मैं लकी रहा, एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, बट स्टिल हमें पता था कि 2 के बाद अगला स्टेबल 1 है, कोई डाउट नहीं था, क्योंकि मुझे पता था पाई बॉन्ड जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होंगे। अब मुझे 3 और 4 में से देखना था ज्यादा स्टेबल कौन है। तो अगेन मैंने वही रूल लगाया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो मुझे दिखा फोर्थ में नाइट्रोजन पे क्या है, नेगेटिव है, और कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव। तो 4 इज मोर स्टेबल देन 3। तो मैं चाहता हूं कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो ये रूल्स ऐसे लिखें ताकि वो दिमाग में धीरे धीरे आपके सेट हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कंपेयर, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। ठीक है, चलो कंपेयर करते हैं। ये पहला कंपाउंड है साइक्लोपेंटाइल, और यहाँ पे डाइनाइल कह सकते हो कार्बोकेटाइन। मतलब यू कैन से दिस कार्बोकेटाइन हैज रेजोनेंस। ये एलाइल कार्बोकेटाइन है, इसमें रेजोनेंस है। फिर अगर इसमें देखें तो ये भी साइक्लोपेंटा डाइनाइल हो गया, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो यू कैन से इसमें कितनी बार रेजोनेंस है, 2। लेकिन एक बात और ध्यान देनी है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4, मतलब इसे लास्ट में लिखना है। अब हमने कार्बोकेटाइन देखा, वो जो कार्बोकेटाइन है उसमें बीच में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर में से सिर्फ एक लोन पेयर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, दिस इज एरोमेटिक। तो थर्ड वाला मोस्ट स्टेबल हुआ बिकॉज इट इज एरोमेटिक, सेकेंड लीस्ट स्टेबल हुआ बिकॉज इट इज एंटी एरोमेटिक। तो बीच में क्या आ गया, 2। व्हाट इज योर आंसर, 3 1 2। 3 1 2 किस कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। तो थर्ड इज अवर आंसर। तो देखो यहाँ पे बच्चा मिस्टेक क्या करता है मैं बताता हूं। तो ये क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ मिस्टेक, यहाँ पे आपको पता करना चाहिए कि आप गलती क्या करोगे। ठीक है, कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें गलती क्या करते हैं। तो आप गलती यहाँ पे जो बच्चा करेगा वो ये करेगा, वो देखिएगा फर्स्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं 2, सेकेंड ऑप्शन में देखिएगा दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए 3, तो वो बोल देगा 2 इज मोर स्टेबल देन 1। तो कभी भी रिंग हो तो दिमाग में ये बात लिख लो। जो भी बच्चा इस क्वेश्चन को कभी टेस्ट में मान लो गलत कर रहा है, तो दिमाग में इस बात को रख लो, ऑलवेज think about aromaticity and anti-aromaticity if the structure is cyclic or ring. Okay, देखो अगला क्वेश्चन, a solution of metachloroaniline, लिखते चले जाते हैं, a solution of metachloroaniline मतलब मेटा पोजीशन पे क्लोरीन है, एंड मेटाक्लोरोफिनॉल, और मेटा पोजीशन पे ही फिनॉल लगा दिया है हमने, एंड मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, वी हैव दिस सॉल्यूशन। इन इथाइल एसीटेट वाज एक्सट्रैक्टेड इनिशियली, इथाइल एसीटेट में ये सब प्रेजेंट है, वाज एक्सट्रैक्टेड इनिशियली विद अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सैचुरेट किया किसके साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, टू गिव फ्रैक्शन ए, उसकी वजह से कोई एक फ्रैक्शन आया ए। अब जो बच गया द लेफ्ट ओवर, सुनो जरा ध्यान से क्वेश्चन। अब क्या होता है ना, एक लाइन क्रॉस कर जाता है तो बच्चा सोच जाता है अब नहीं होगा क्वेश्चन, तो बोल रहा है द लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक फेज वाज
एक्सट्रैक्टेड विद डाइल्यूट NaOH। अब जो बच गया उसको हमने किससे एक्सट्रैक्ट किया, डाइल्यूट NaOH, उससे हमें एक दूसरा फ्रैक्शन मिला B, और उसके बाद जो फाइनल लेयर थी उसे मान लिया C। मतलब एक्वस NaOH से रिएक्ट करने के बाद जो बच गया उसको हमने क्या मान लिया, C। तो आप बताओ A कौन है, B कौन है, C कौन है। तो देखो मैं ऐसे क्वेश्चन में कहूंगा इसे पढ़ के घबराओ मत, वो बस आपसे ये बोल रहा है, मैं आपको चार्ट बना देता हूं फटाफट। वो बोल रहा है कि मेरे पास 3 कंपाउंड है ए, चलो एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। 3 कंपाउंड है मेरे पास A, B एंड C, और उसको मैंने पहले रिएक्ट किया सोडियम बाइकार्बोनेट से। जो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट हो गया वो चला गया, जो नहीं हुआ वो बच गया, ठीक है। तो यू कैन से जो नहीं रिएक्ट हुआ वो बच गया। कंसेप्ट है जो सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं रिएक्ट हुआ वो बच गया। तो अब बताओ थॉट प्रोसेस ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट होगा। तो वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि COOH गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। जो COOH होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। तो यानी सबसे पहले चला गया कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद वो बोल रहा है जो कंपाउंड बचा BC उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया NaOH के साथ। तो अब मैं देखूंगा कि डाइल्यूट NaOH के साथ कौन रिएक्ट करेगा। तो भाई फिनॉल इज एसिडिक, तो वही NaOH से रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहां पे हमें समझ आया कि सबसे पहले तो गया COH, उसके बाद फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट कर जाता है NaOH से, तो यानी कि B कॉलम में वो चला गया। बाद में कौन बचा है, एनिलीन। तो बस A इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, B इज योर फिनॉल एंड C इज योर एनिलीन। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। पहला है मेटाक्लोरोएनिलीन, नहीं होगा। दूसरा मेटाक्लोरोफिनॉल, वो ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, यस ये होगा। इसका सेकंड ऑप्शन मेटाक्लोरोएनिलीन, नहीं ये नहीं होगा। तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, 4। इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि क्वेश्चन 3 लाइन से पार जाए तो दिमाग बंद नहीं करना है, बस ये सोचना है कि वो डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछ रहा है। सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट से जो रिएक्ट हुआ वो अलग हो गया, फिर जो NaOH से रिएक्ट हुआ वो अलग हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा बच्चों के, सर NaOH तो COH से भी रिएक्ट करता है, लेकिन वो तो पहले स्टेप में चला गया ना, ठीक है। तो वो डाउट खत्म हो गया। अब NaOH एनिलीन से रिएक्ट करता ही नहीं। क्लियर है ये बात हमें, ओके। सो अगला क्वेश्चन है, तो मैंने जब आपको एरोमेटिसिटी वाला क्वेश्चन करवाया था, ध्यान है, अभी जस्ट हमने इसी सेशन में किया है कि आपको बताना है कि कौन आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो देखो ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, यू कैन सी कि ये जो कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेनॉन, ठीक है, और यहां मिथाइल लगा हुआ है। इस पे अगर आपने क्या डाला है, H3O पॉजिटिव, ठीक है, क्या डाला है, H3O पॉजिटिव, तो क्या बनेगा। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि दिस कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म। ये कंपाउंड आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यस और नो, यस। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक है। अब जब ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली वाटर तो यही अटैक करेगा, ठीक है। तो मैं आपको मैकेनिज्म समझा के दिखा देता हूं कि डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये है H2O विच इज अ न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा यहां पे अटैक करने, बिकॉज कार्बोकैटायन कैन इजिली फॉर्म। तो अब आपको समझ आया कि ये कंपाउंड ये रिएक्शन क्यों शो कर रहा है। तो यू कैन से आप 2 रीजन दे सकते हो। एक तो पॉजिटिव बनेगा जिसकी वजह से OH2 प्लस क्या होगा, H पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे हमने ये सीखा कि ये जो कंपाउंड हमारा फॉर्म हो रहा है, ये कंपाउंड इसलिए बना बिकॉज SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, कार्बोकैटायन भी बन सकता है और डायरेक्टली अटैक हो सकता है। सर डायरेक्टली क्यों अटैक हो रहा है वो बात समझ नहीं आई, ये तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको समझें तो ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब एंगल 120 डिग्री होना चाहिए,
होना कितना चाहिए एंगल, ध्यान से सुनो, 120 डिग्री, बट एक्चुअली में है कितना 60 डिग्री, तो एंगल स्ट्रेन 60, यानी बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। लेकिन यहां पे ये कार्बन अब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो अब एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री, लेकिन है कितना 60, तो एंगल स्ट्रेन कम हो गया। तो दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज इट हैज लेस एंगल स्ट्रेन। अब वो बोल रहा है प्रोडक्ट में कितने पाई बॉन्ड है, तो बड़ा ही सिंपल दिख रहा है, प्रोडक्ट हैज 1 पाई बॉन्ड। प्रोडक्ट में कितने पाई बॉन्ड है, 2। सॉरी, क्वेश्चन में पूछा है पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड तो 1 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2। तो यू कैन से योर आंसर इज 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो ठीक है यार, कर लेते हैं। अब देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमें रूल्स पता है। क्या सच में ऐसा है कि हमें रूल्स पता है? बोलो। ठीक है, तो रूल्स क्या है हमारे, सुन लेते हैं फिर भी एक बार। कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, लेकिन यहाँ तो न्यूट्रल पहला है, तो यानी कि हमें समझ आ गया कि फर्स्ट इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा ये न्यूट्रल है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो मैं देखूंगा कौन से ऑप्शन में 1 है। आई विल चेक कि कौन से ऑप्शन में 1 है, फर्स्ट और थर्ड। अब आते हैं सेकंड और थर्ड। सेकंड में देखेंगे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव। अब NH2 प्लस NH2 प्लस तो दोनों में ही, यानी कि कॉमन पार्ट हटा। अब देखते हैं कार्बन आयन। ये है सेकेंडरी कार्बन आयन और ये है प्राइमरी कार्बन आयन। बताइए विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली प्राइमरी कार्बन आयन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी। तो प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, तो यू कैन से 3 और 2 में से ज्यादा स्टेबल कौन हो गया हमारा? यू कैन से 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन आयन है, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है, इसके ये तो पूरा वहां तक रेजोनेंस में जा सकता है। व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 3 इज मोर स्टेबल देन 2। सुनो, दोनों तरफ रेजोनेंस है, तो हमने क्या देखा? कार्बन आयन। ओके, so most stable is 1, then 3, then 2. So what is your answer? Your answer is third. Okay, अब यहां पर एक और डाउट आ सकता है आप लोगों को। आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो, सर एक होता है क्रॉस रेजोनेंस, एक होता है कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस। तो सर ये है कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस और जो सेकंड है ये है क्रॉस रेजोनेंस, तो सर ज्यादा स्टेबल थर्ड होना चाहिए क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस है। तो मैं बोलूंगा जब आप फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बताते हो तो क्या वहां पे ऐसा कुछ आता है? आता है। तो जब भी आप किसी के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो क्रॉस और कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस वहां पे आएगा ही, ऑलवेज ऐसा होगा ही। वो तब देखेंगे जब लेट से दोनों सेकेंडरी होते हैं। अगर दोनों कार्बन आयन सेकेंडरी होते तब आप क्रॉस या कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस देखते। तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं और इसी तरीके से हम लेक्चर के साथ कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक में, सो दैट आपको जेई मेंस या एडवांस के कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिले। तो वी एंड आवर डिस्कशन हियर। थैंक यू।